हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस बाय गौरव सर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में। इसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, कंट्रोल जो जीवन में बहुत जरूरी होता है, चाहे फिर वो कंट्रोल हो सिस्टम का, चाहे फिर वो कंट्रोल हो गवर्नमेंट का, चाहे फिर वो कंट्रोल हो किसका, हमारी बॉडी का। बच्चों, लिविंग बींग्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। सोचिए, आप खाना खाएं, आप खाना खाने के बाद आपका डाइजेशन तो हो, लेकिन ब्लड गए कि भाई मैं डाइजेस्टेड फूड को कहीं लेके नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। चलो, ब्लड डाइजेस्टेड फूड को कहीं लेकर गया, लेकिन लंग्स कहें आज मेरा मन जो है वो रेस्पिरेशन का नहीं कर रहा, आज हम सांस नहीं लेंगे, आज हम छुट्टी पर हैं। या आपका दिल बोल दे मैं आज हड़ताल पर हूं, है ना, गाने सुनेंगे आपने, मेरा दिल हड़ताल पर चला गया। पर वो अगर हड़ताल पर चला गया तो आपका क्या होगा? यानी कि आपके अलग अलग ऑर्गन्स को एक साथ मिलकर काम करना होता है, और वो काम वो तभी कर सकते हैं जब उनके बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे हमारे अंदर, यानी कि ह्यूमन बींग्स में, कैसे बाकी एनिमल्स में, कैसे प्लांट्स में अलग अलग ऑर्गन्स आपस में या अलग अलग सिस्टम्स आपस में मिलकर कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी को, और कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग फंक्शंस को, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, या फिर कोई और भी लाइफ प्रोसेस क्यों ना हो। तो हम पहले बात करेंगे किसके बारे में बच्चों? हम सबसे पहले बात करेंगे स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स के बारे में। ये क्या होता है? जब कभी आपको एनवायरमेंट, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट यानी कि आपके आसपास की चीजें, या आपके अंदर का इंटरनल एनवायरमेंट में कोई चेंज आता है, उस चेंज को हम बोलते हैं बच्चों क्या, स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल, आपने छुई मुई के प्लांट के बारे में सुना होगा, दैट इज मिमोसा पुडिका और टच मी नॉट प्लांट। जिसको हम टच करते हैं तो उसकी लीव्स क्या हो जाती हैं, ड्रूप कर जाती हैं। यानी कि उसके अंदर एक स्टिमुलाई दिया गया, उसे कुछ चुभन हुई, उसको कुछ छुआ गया, और उसके रिस्पॉन्स में उसने क्या करा, उसने एक एक्शन प्रोड्यूस करा। उस एक्शन को हमने क्या बोला, रिस्पॉन्स बोला। ऐसे ही मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें एक बॉल को, एक फुटबॉल प्लेयर को एक बॉल को कैच करना है या उसको किक करना है, तो किक करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक स्टिमुलाई उसे मिलेगा, उसको विजुअल स्टिमुलाई मिलेगा कि उसकी आंखों में बॉल दिखाई देगी, उसको समझ में आएगा कि मुझे बॉल को किक करना है, और जब वो बॉल को किक करेगा तो वो एक रिस्पॉन्स कहलाएगा। कोई क्रिकेटर है, उसे बॉल कैच करनी है, तो बॉल कैच करने के लिए उसको अपने हाथों का, पैरों का, आंखों का, सबका इस्तेमाल एक साथ करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सो कैचिंग इज द स्टिमुलाई। आपको मैंने कोई पिंच करा, आपने किसी चीज, गर्म चीज को हाथ लगाया, वो सब कहलाएंगे स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या होते हैं? ये वो चीजें होती हैं जो एनवायरनमेंट में चेंज होती हैं, गर्मी होना, ठंडा होना, पसीना आना, ये सब क्या है, स्टिमुलाई हैं। और इनके अगेंस्ट या इनके वजह से हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है वो रिस्पॉन्स कहलाती है, या वो एक्शन का रिएक्शन कहलाती है, जैसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में पढ़ा था। तो स्टिमुलाई क्या हुआ, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, और उसके अगेंस्ट जो काम हुआ वो क्या कहलाया, रिस्पॉन्स कहलाया। द चेंज इन द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट। हम कुछ मूव करेंगे, हम हाथ पैर मूव करेंगे, हम जबान मूव करेंगे, आंखें मूव करेंगे, हम कोई भी मूवमेंट हमारी बॉडी में हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वो रिस्पॉन्स है। तो हमने स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स समझा बच्चों। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं कि प्लांट और एनिमल के अंदर स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का रिएक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान न करे कोई आपको हिट कर रहा है, कोई आपको मार रहा है, या आप किसी गर्म चीज को छू रहे हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप उस गर्म चीज को छूते रहोगे? या कोई आपको मार रहा है तो आप क्या करोगे, हाँ जी मुझे मारते रहो? आप कोशिश करोगे अपने आप को डिफेंस करने की। कैसे? अगर आपने किसी गर्म चीज को छुआ तो अपना हाथ आप पीछे कर लोगे। अगर आपने मान लीजिए आपको कोई मार रहा है तो आप क्या करोगे, या तो वहां से भागने की कोशिश करोगे या उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लोगे। यानी कि आप अपने हाथ पैरों का मूवमेंट करोगे। हम आराम से अपने हाथ पैरों का मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बेचारे किसी प्लांट को कोई गर्म चीज छू रही है, उसको मान लो धूप आ रही है, धूप से उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो बेचारा छतरी तो खोल नहीं सकता, या अपना साइड में तो हो नहीं सकता कि चलो मैं भी साइड में हो जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्लांट के अंदर जो स्टिमुलाई का रिएक्शन है, जो प्लांट स्टिमुलाई को रिएक्ट करते हैं, वो मूवमेंट थोड़ा कम करते हैं, बल्कि ना के बराबर होता है। जबकि एनिमल्स में मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम स्टिमुलाई देते हैं एनिमल्स में, यानी कि ह्यूमन बींग्स में या किसी और एनिमल में, तो क्या होता है, तो उसका रिस्पॉन्स मूवमेंट की फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को किसी ने बोला, गौरव सर आप जो है वो हमारे जो यहाँ सामने कुछ लिखा हुआ है इसके सामने आ रहे हो, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं हट गया, तो मैं ऐसे हट गया, तो दिस इज माई मूवमेंट, सो आई कैन मूव लाइक दिस। लेकिन अगर यहीं पर कोई प्लांट होता तो वो नहीं हट पाता, उसको आपको ही हटा के रखना पड़ेगा। तो प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट एनिमल्स कैन शो और ह्यूमन बींग्स कैन शो मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाई? इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो दो तीन ऐसे ऑर्गन्स या दो तीन ऐसे टिश्यूज हमें भगवान ने एक्स्ट्रा दिए जिसकी वजह से हो रहा है, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू। अगर हमारे मसल्स वगैरह नहीं होंगे तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट दैट वाज गिवन बाय गॉड टू द ह्यूमन बींग्स और अदर
एनिमल्स ऑल्सो विच लैक्स इन प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता। और प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनका मूवमेंट भी ज्यादा नहीं होता। तो अगर प्लांट और एनिमल के स्टिमुला और उसके रिस्पॉन्स की बात की जाए तो एनिमल रिस्पॉन्सेज आर मच 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 फार कॉम्प्लेक्स और आर इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट व्हाइल प्लांट रिस्पॉन्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में। 1 मार्क्स में ज्यादातर आता है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि मान लीजिए आपने खाना खाया, जब आपने खाना खाया तो खाना किस लिए खाया, एनर्जी लेने के लिए। अब वो एनर्जी आपको कैसे मिलेगी, ये हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि पहले फूड डाइजेस्ट होगा, फिर डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीडाइज करा जाएगा, ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी जो लंग्स प्रोवाइड कराएंगे, फिर उससे एटीपी जनरेट होंगे, फिर वो एटीपी ट्रांसफर होंगे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में या जहां पर भी वो एटीपी बन रहे हैं उसको यूज किया जाएगा, जो ब्लड मदद करेगा, ब्लड ही डाइजेस्टेड फूड को लाने ले जाने में मदद करेगा। फिर जो एक्सक्रीशन होगा यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको एक्सक्रीट करना होगा, उसके लिए भी ब्लड मदद करेगा, और हमारे बॉडी के ऑर्गन जैसे कि लीवर किडनी वगैरह उसकी मदद करेंगे। अब मान लीजिए आपने खाना खाया और कोई एक ऑर्गन कहता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई मेरे को आज काम करने का मूड नहीं है या मैं ठीक से काम नहीं करूंगा, तो क्या आपका जो फूड आपने खाया वो डाइजेस्टेड होकर आपको लग भी सकता है, आपको उसको यूजफुलनेस यानी कि उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं? नहीं। कहते हैं ना खाया पिया लगता नहीं है। खाया पिया लगता नहीं है मतलब क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा हो जो उस डाइजेस्टेड फूड को ठीक से यूज ना कर पा रहा हो। इट्स कॉल्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आपका दिमाग कहता है मुझे तो जरूरत ही नहीं है, तो आपका दिमाग उन बुक्स को पढ़ने का करता ही नहीं है ना, तो बुक्स होने और ना होने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आपके आंखों को, आपके दिमाग को, आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। आपके पास टीचर अच्छा है लेकिन स्टूडेंट अच्छे नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा। स्टूडेंट अच्छा है, टीचर अच्छे नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा। स्टूडेंट टीचर दोनों अच्छे हैं पर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्कूल के अंदर अगर हम बात करें, एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, एक कोऑर्डिनेटर, इवन यहाँ पर जो पीएन वगैरह होते हैं, जो जेनेटर्स होते हैं, उनकी भी अगर हम बात करें तो उनका भी पूरा पूरा योगदान है। अगर आपकी स्कूल में सफाई नहीं है, आप ठीक से बैठ नहीं पाओगे, तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। तो हर एक इंडिविजुअल का रोल हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, मसल्स, बोन्स, ब्लड एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सबको मिलके काम करना होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपको एक बॉल को कैच करना है। अब आपको बॉल को कैच करना है तो आपको उसमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा? हाथों का, पैरों का, आंखों का, या किस चीज का? सभी का करना पड़ेगा। बिना देखे तो बॉल कैच होगी नहीं। हाथ को भी मूव करना पड़ेगा और आपको साइड में भी घूमना पड़ेगा, तभी आप बॉल ठीक से कैच कर पाओगे। सो योर लेग्स, योर हैंड्स, योर आईज, दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। इनको एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और जब ये कोऑर्डिनेट करेंगे तब मिलके जब ये एक चीज को परफॉर्म करेंगे, एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो वो कहलाता है क्या? कोऑर्डिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। बॉल कैच करनी है तो ढंग से कैच करनी है, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है, प्रॉपर रिस्पॉन्स आए टू द स्टिमुलाई, एंड दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो इस कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं, जो हमें डिटेल में पढ़ने, और यही काम प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड स्टोर हुआ, फिर उसको अलग अलग पार्ट में भेजा गया, तो कैसे कैसे आएगा जाएगा वो इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। अब बच्चों आइए बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट जैसे मैंने बताया नहीं होता है। जैसे बेचारा ये फ्लावर है, ये फ्लावर सन के साथ साथ मूव तो कर रहा है लेकिन कहीं जा नहीं पा रहा, बस वहीं खड़े खड़े इस तरीके से मूव कर रहा है, तो उसका मूवमेंट है बट बहुत कम है या ना के बराबर मूवमेंट है। तो प्लांट्स में जैसे मैंने बताया कि मूवमेंट थोड़ा क्या होता है? कम होता है। प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन लाइक आईज, ईयर, नोज एटसेट्रा। उनके पास ना तो आंखें हैं, ना नाक है, ना कान है, वो आपकी बात सुन नहीं पाते हैं। हालांकि माइथोलॉजिकली हम बोलते हैं कि वो सुन लेते हैं, या कुछ रिसर्च चल रही है कि हाँ जी वो हमें महसूस कर सकते हैं, बट हकीकत में उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। आज की डेट में साइंस ये बात जानती है कि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, तो वो ये सब चीजें सेंस नहीं कर सकते। आप प्लांट को जाकर कुछ बोलोगे, कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, तो आपको रिएक्ट नहीं करेगा, वो बस वहीं खड़ा रहेगा। इवन आप प्लांट पे हिट भी करोगे तो भी वो आपको हिट बैक नहीं करेगा, वो वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। आप किसी जानवर को पत्थर मारोगे या किसी जानवर को परेशान करोगे तो आपको पता है वो आपके पास वापस क्या करेगा? अटैक करेगा, अपने डिफेंस में अटैक करेगा या एग्रेसिव होकर अटैक करेगा। तो प्लांट्स वापस अटैक नहीं करते, वापस बैक रेस्पॉन्स नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। लेकिन फिर भी
अगर आपने किसी प्लांट को हिट करा, काटा, तो क्या वो प्लांट वापस अपने आप को रिपेयर करेगा या नहीं करेगा? रिपेयर तो करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो आपसे डिफेंस में नहीं लड़ पा रहा, लेकिन रिपेयर तो करना पड़ेगा। तो फिर प्लांट्स जो सोचते हैं, जो अपना काम करते हैं, वो कैसे करते हैं? उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, तो उनका कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? वो कैसे अपने एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को बोलते हैं कि भाई ये काम करना है? फॉर एग्जांपल जाइलम फिलोएम एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसके अंदर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? उसे कैसे पता चलता है कि स्टोमेटा के अंदर जो है ऑक्सीजन आ गया, मुझे फोटोसिंथेसिस करना है, या उसके अंदर CO2 आ गया, मुझे फोटोसिंथेसिस करना है, O2 आ गया, मुझे रेस्पिरेशन करना है? तो प्लांट्स को ये सब कैसे पता चलता है? बाय द हेल्प ऑफ अनदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एंड दैट इज नोन एज हॉर्मोन्स और एंडोक्राइन सिस्टम। तो प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता बच्चों, प्लांट के अंदर दूसरा सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। और यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्लांट्स के अंदर सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में नर्वस के साथ साथ एंडोक्राइन भी है, यानी कि हमारे अंदर दोनों है, लेकिन प्लांट के अंदर सिर्फ कौन सा है? प्लांट के अंदर सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम है और हमारे अंदर दोनों सिस्टम है। ठीक है बच्चों, तो प्लांट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है और इसमें पाए जाने वाले सिक्रीशंस को क्या कहते हैं। तो बच्चों, इसमें पाए जाने वाले सिक्रीशंस को बोलते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स कुछ केमिकल सिक्रीशंस होते हैं जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, जिनकी वजह से हमारी यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर अलग अलग फंक्शंस को मेंटेन करा जाता है, प्रॉपरली उसको एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करा जाता है, वहां पर उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है इन हॉर्मोन्स के द्वारा। सो जहां से ये हार्मोन निकल रहे हैं उन जगह को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ग्लैंड्स। Glands are the small packet-like structures or pocket-like structures through which some secretions are secreted, which are called hormones. उन secretions को हम क्या कहते हैं बच्चों? उन secretions को हम hormones कहते हैं। ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं बच्चों? ये हॉर्मोन्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, उनके अंदर अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में मदद रखते हैं। अब प्लांट्स में निकलने वाले हॉर्मोन्स, क्योंकि हम प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स में निकलने वाले हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो मींस प्लांट होता है, याद रखिएगा, जहां पर भी वर्ड आ रहा है फाइटो, दैट मींस प्लांट। फाइटो का मतलब क्या हुआ बच्चों? फाइटो का मतलब वो प्लांट। और अगर हम बात करते हैं जू, जू मतलब जूलॉजी है ना, ये जू में जा रहे हैं, तो जू क्या है? जू इज एनिमल, जू इज जूलॉजी इज एनिमल, वो क्या है? एनिमल सिस्टम में आता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि प्लांट्स में कितने तरह के हार्मोन्स मिलते हैं। प्लांट्स में बहुत सारे हार्मोन्स मिलते हैं, लगभग 5 हार्मोन्स मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है ऑक्सिन, दूसरा है गिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड और पांचवा है इथाइलिन। इनमें से बच्चों जो पहला, दूसरा और तीसरा है, जो पहला, दूसरा और तीसरा है, ये कहलाते हैं ग्रोथ प्रमोटर। यानी कि जब ये हार्मोन सिक्रीट होंगे, ऑक्सिन, गिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, तो प्लांट की ग्रोथ होगी। जब ये हार्मोन सिक्रीट होंगे तो प्लांट की ग्रोथ होगी। लेकिन जब ये दोनों, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, लास्ट के 2 सिक्रीट होंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी भी चीजें हमारी बॉडी से निकलती हैं और प्लांट की बॉडी से भी निकलती हैं ऑफ कोर्स, जिनसे हमारी या प्लांट की ग्रोथ रुकती है। तो ये जो 3 है, ऑक्सिन, गिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये 3 हार्मोन क्या कहलाते हैं? ग्रोथ प्रमोटर। जबकि एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन क्या कहलाता है? ग्रोथ इनहिबिटर। क्या कहलाते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर। लेकिन इतना सा पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा। 1 मार्क्स में आया, हमने हार्मोन्स के नाम बता दिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर मिल गया, ठीक है, लेकिन इसकी डिटेल आपको थोड़ी बहुत पढ़नी है। तो एक एक करके अब हम इन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। ये हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं और प्लांट्स में क्या मदद करते हैं उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में। तो आइए उनको बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला हार्मोन है बच्चों हमारे पास ऑक्सिन। हालांकि ऑक्सिन एक हार्मोन नहीं है, ऑक्सिन ग्रुप्स ऑफ हार्मोन है, ग्रुप है, उसके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो यानी कि ऑक्सिन की अलग अलग वेराइटीज होती हैं, अलग अलग प्लांट्स में वेराइटीज होती हैं और एक प्लांट में अलग अलग तरह के ऑक्सिन मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सिन मिलता है। ऑक्सिन की खास बात देखिए, प्लांट के जो मूवमेंट है, अगर हम प्लांट के रेस्पॉन्सेज की बात करें तो प्लांट की कोई ज्यादा मूवमेंट तो है नहीं। प्लांट किस चीज से रेस्पॉन्स करता है? धूप से, छांव से, बारिश से। बारिश होती है, ग्रोथ करता है, धूप निकलती है तो फूल खिल जाते हैं, कहते हैं ना कि दिन हुआ तो फूल खिल गए। इस तरीके से वो रेस्पॉन्स करता है। इससे ज्यादा रेस्पॉन्स प्लांट में उम्मीद भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम नहीं है। तो प्लांट के रेस्पॉन्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ग्रेविटी का रेस्पॉन्स, वाटर का रेस्पॉन्स, सनलाइट का रेस्पॉन्स, बस ये सिंपल रेस्पॉन्सेस हैं। तो ऑक्सिन क्या करता है बच्चों? ऑक्सिन सनलाइट को डिटेक्ट करता है। जहां सनलाइट होती है, हालांकि वो उससे थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन एक खास बात क्या है? एक खास बात यह है कि ऑक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है किसको? वो प्रोड्यूस करता है
किस में प्रोड्यूस होता है, सॉरी, वो प्रोड्यूस होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। जाता उससे दूर है लेकिन प्रोड्यूस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीजन डिटेक्ट लाइट एंड सिंथेसाइज। अच्छा, कौन से पार्ट में सिंथेसाइज होता है? तो बच्चों अगर आप ये प्लांट देख रहे हो तो इस प्लांट में खास बात क्या है, इसमें अलग अलग बर्ड्स निकली हुई हैं। जो नीचे वाली बर्ड्स है इन्हें हम बोलते हैं लेटरल बर्ड्स, और जो ऊपर वाली बर्ड है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड मतलब टिप पे होने वाली बर्ड। ऑक्सीजन की खास बात क्या है कि जो टिप पर चीजें होती हैं, चाहे वो लीफ टिप हो, चाहे वो शूट टिप हो, चाहे वो रूट टिप हो, उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सबसे ऊपर वाली टिप है वहां ज्यादा प्रोड्यूस होता है, चाहे वो लीफ की हो, शूट की हो या रूट की हो। रूट में फिर भी थोड़ा कम होता है, लेकिन लीफ और शूट की बात करें तो इसका अमाउंट सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, टिप पे मिलेगा। और ये करता क्या है, ये ग्रोथ बढ़ाता है, ग्रोथ प्रमोटर है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये टिप की ग्रोथ बढ़ाएगा। अब अगर किसी प्लांट की टिप की ग्रोथ बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इलोंगेशन, हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। किसको बढ़ाने में मदद करता है, हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। तो इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द लाइट, लाइट को डिटेक्ट करेगा, वहां सिंथेसाइज होगा और खुद शेडी पार्ट में चला जाएगा। सिंथेसाइज होकर क्या करेगा, शेडी पार्ट में चला जाएगा और उसके बाद प्लांट की ग्रोथ को, उसकी हाइट को बनाने में मदद करेगा। इसके मेन फंक्शंस क्या हुए, इसका पहला फंक्शन हुआ इट प्रमोट द सेल डिवीजन। जब तक सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, और जब सेल डिवीजन होगा तो प्लांट का इलोंगेशन होगा। कौन से सेल्स, एपिकल बर्ड वाले सेल्स। कौन से सेल्स, एपिकल बर्ड वाले सेल्स। तो एपिकल बर्ड वाले सेल्स जब इंक्रीज होंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ेगी। फिर इट कॉज एपिकल डोमिनेंस, वही सेम बात है लेकिन समझाने का तरीका अलग है। क्या, एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि केवल टिप बढ़ेगा, लिटरली नहीं बढ़ेगा। जैसे आपने कुछ ट्रीज देखे होंगे बच्चों, जिनको हम कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। कॉनिफर्स क्या होते हैं, वो ट्रायंगुलर शेप के ट्रीज होते हैं। जैसे हम क्रिसमस ट्री देखते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, क्रिसमस ट्री में क्या होता है, हाइट कुछ इस तरीके से बढ़ती चली जाती है, यानी कि नीचे वाले पार्ट ग्रो नहीं कर रहे लेकिन टिप बहुत ज्यादा ग्रो करती चली जाती है, तो एक ट्रायंगुलर सी शेप बन जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो ऐसी ट्रायंगुलर शेप आ जाए प्लांट की, वो किसकी वजह से आ रही है, ऑक्सीजन की वजह से आती है। दे यूज इन पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, हम जब बात करते हैं प्लांट्स की, हम जब बात करते हैं एनिमल्स की, तो हम उनके रिप्रोडक्शन के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है बच्चों, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन पार्थेनोकार्पी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक ही पेरेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। कैसे, क्यों, इसके क्या फायदे हैं, ये हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमने यहां क्या बात करी कि ऑक्सीजन कैन कॉज पार्थेनोकार्पी, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या एक ही पेरेंट से। इसके बाद इट हेल्प इन रूट इनिशिएशन, यानी कि ये रूट्स को भी क्या करेगा, रूट्स को भी बनने में मदद करेगा। सेल की हाइट तो बढ़ा ही रहा है, प्लांट की हाइट तो बढ़ा ही रहा है, साथ साथ रूट्स के बनने में भी मदद कर रहा है। तो ऑक्सीजन के बहुत सारे ग्रोथ के फंक्शन हुए, दैट इज इट हेल्प इन सेल इलोंगेशन, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ प्लांट, इट हेल्प इन एपिकल डोमिनेंस, इट हेल्प इन रूट इनिशिएशन एंड इट आल्सो हेल्प्स इन पार्थेनोकार्पी। अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, अपने सेकंड यानी कि प्लांट के सेकंड हार्मोन के बारे में। प्लांट का सेकंड हार्मोन है जिब्रेलिन, या कुछ लोग इसे गिब्रेलिन भी कहते हैं, आपको नाम याद करना है इसका। अब इसको हम अर्ली फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। अर्ली फ्लावरिंग प्लांट क्यों बोलते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको रोज प्लांट जो है ग्रो करवाना है, उस पर रोज फ्लावर आने चाहिए। अब रोज फ्लावर रोज रोज तो आते नहीं है, रोज फ्लावर ज्यादा कब आते हैं, कब मिलते हैं आपको ज्यादा रोज, सर बर्थडे पे मिलते हैं, कुछ स्पेशल डेज आते हैं ना, वैलेंटाइन डे दिमाग में आ रहा होगा, आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ही देना है, आप अपने पेरेंट्स को भी रोज दे सकते हैं, अपने टीचर्स को भी रोज दे सकते हैं। तो वैलेंटाइन डे पे रोज ज्यादा मिलते हैं ना, क्यों, कभी सोचा कि फेब में ही क्यों आता है, क्योंकि उस समय पर रोज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो रोज फ्लावर या फ्लावरिंग ऑफ रोज प्लांट टेक प्लेस इन विंटर टाइम। जैसे आम, अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो कब आता है, मैंगो जो होता है वो समर्स में ज्यादा मिलता है। चेरी की बात करें तो कब मिलता है, विंटर्स में ज्यादा मिलता है। सो सम फ्रूट्स आर विंटर प्रोड्यूसिंग फ्रूट, सम फ्रूट्स आर इन समर प्रोड्यूसिंग फ्रूट, सम फ्लावर्स टेक प्लेस, they get blossom in monsoon season, some flower get blossom in winter season, some flowers get blossom in summer season। अब मान लीजिए आपको विंटर फ्लावर को समर में ही ग्रो करवाना है, पहले ही ग्रो करवाना है, पहले ही रिप्रोड्यूस करवाना है, पहले ही ब्लॉसम करवाना है, तो उसका कौन काम कर सकता है, वो काम गिब्रेलिन कर सकते हैं। तो गिब्रेलिन क्या करता है, अर्ली फ्लावरिंग कर देता है, पहले से ज्यादा कर देता है, बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी फ्लावरिंग कर देता है। ठीक, तो इट इंड्यूस
फ्लावरिंग इन प्लांट में फ्लावरिंग भी इंड्यूस करता है। तो बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, जिनको ज्यादा प्लांटेशन करना होता है, प्रोडक्शन बढ़ानी होती है, तो प्रोडक्शन बनाने के लिए हम आर्टिफिशियली गिबरेलिन डाल देते हैं। अब ये आर्टिफिशियली गिबरेलिन क्या करेगा, आर्टिफिशियल गिबरेलिन प्लांट में फ्लावरिंग क्रॉस करेगा, फ्रूट क्रॉस करेगा, फ्रूट बनेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा बिकेगा। हालांकि ज्यादा गिबरेलिन डालना जो लोग कंज्यूम करने वाले हैं उसको, उनके लिए हानिकारक है। यानी कि अगर आप आर्टिफिशियल हार्मोन्स वाले प्लांट्स यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड यूज नहीं कर रहे हैं, then definitely they will going to cause you some harm. I'm not going to extent up to which they can harm you, but they will definitely cause you some harm. फंक्शंस की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि भाई अर्ली फ्लावरिंग तो है ही है, इसके साथ साथ ये भी स्टेम इलोंगेशन में मदद करते हैं। लेकिन ये केवल टिप की स्टेम को इलोंगेट नहीं करेंगे, ये सारी की सारी स्टेम्स को, प्लांट में जितनी भी शाखाएं आ रही हैं उनको ही ये क्या करेंगे, बढ़ाने में मदद करेंगे। इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सीड जर्मिनेशन, यानी कि जो सीड होता है, अगर आप उस सीड को देखें तो सीड सबसे पहले जब बनना शुरू होता है, उससे नया प्लांटलेट निकलना शुरू होता है, उस काम को मदद करता है कौन, इस काम को मदद करता है गिबरेलिन। तो गिबरेलिन हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, और मैंने जैसा बताया फ्रूट की ग्रोथ को तो प्रमोट कर ही रहा है, और इसके साथ साथ ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। अब ये सीड डोरमेंसी क्या होता है बच्चों, कभी कभार, पहले तो मैं आपको डोरमेंसी वर्ड बता देता हूं। डोरमेंसी वर्ड का मतलब है ढीठ। अगर हिंदी में बात की है तो बड़ा ढीठ है। लाइक दिस स्टूडेंट इज वेरी डोरमेंट, ये किसी की सुनता नहीं है। दिस पर्सन इज वेरी डोरमेंट, ये किसी की बात नहीं मानते हैं, ये बहुत ही अड़ियल है, बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही ढीठ है, इसको आराम से बात नहीं समझ में आती है। तो एक कहावत है ऐसे लोगों के लिए जिनको आराम से बात समझ में नहीं आती है, उनके लिए हम क्या बोलते हैं, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। तो लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, इसका मतलब क्या, उनको हार्श कंडीशन देनी पड़ती है। तो कई बार सीड्स भी ऐसे होते हैं जिनको हम सो तो कर देते हैं जमीन में, उसको हम लगा तो देते हैं, सो कर देते हैं, लेकिन उनमें से प्लांट नहीं निकलता, जबरदस्ती प्लांट निकालना पड़ता है। उसके बहुत सारे मेथड है, लेकिन उसमें से एक मेथड क्या है कि आप गिबरेलिन को अमाउंट को बढ़ा दो तो सीड डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है, उसका जो अड़ियलपन है वो खत्म हो जाता है और फिर वो ग्रो करना शुरू करता है। तो एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो आप क्या करेंगे, आपके घर में ग्रेन्स होंगे, जैसे व्हीट ग्रेन्स है, तो व्हीट ग्रेन यानी कि चना, जो गेहूं है, गेहूं को आप मिट्टी में थोड़ा सा सो करें, गमले में किसी पॉट में। आप देखेंगे 1 दिन में, 2 दिन में या 4-5 दिन के अंदर उसमें से कुछ घास जैसा उग जाएगा, प्लांट उग जाएगा। लेकिन यही काम आप चने के साथ यानी कि ग्राम के साथ करें तो वहां एक तो टाइम ज्यादा लगेगा या होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ग्राम का जो चना जो होता है, उसका जो सीड होता है वो हार्ड होता है, इसीलिए उसे पकाने से पहले मामा क्या करते हैं, उसको घर पे हम सोक करके रखते हैं वाटर में, है ना, तो वहां सोक करके रखते हैं। यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, गिबरेलिन डालना पड़ता है। तो गिबरेलिन हेल्प इन ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी। अब बात करते हैं तीसरे हार्मोन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वैसे तो बाकी दो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और ये क्या है, साइटोकाइनिन। बच्चों साइटोकाइनिन को हम सेल डिवाइडिंग हार्मोन कहते हैं। देखो साइटो का मतलब हमने सेल में पढ़ा था, क्या, साइटो का मतलब सेल, साइटो का मतलब सेल, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, ठीक है ना। और काइनिन मतलब काइनेसिस, मतलब ब्रेकडाउन या डिवीजन या रिप्रोडक्शन। तो ये ब्रेकडाउन हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए साइटोकाइनिन हार्मोन क्या कर रहा है, इसका मेन काम है सेल को डिवाइड करना। कौन से सेल को, कोई फर्क नहीं पड़ता, टिप्पर हो, लेटरल हो, एपिकल हो, इंटरकैलरी हो, कहीं भी सेल होगा, इसको सेल को डिवाइड करना है। जिस सेल में साइटोकाइनिन निकलेगा या जिस जगह पर, जिस टिश्यू में साइटोकाइनिन निकलेगा, वहां सेल का डिवीजन हो जाएगा। अच्छा, वैसे सेल का डिवीजन होता कहां है प्लांट में, ज्यादा टिप पे होता है, तो ये भी ज्यादा कहां मिलेगा, टिप पे मिलेगा, ठीक है, ये एक अलग बात है। लेकिन मिलेगा कहां पर, जहां पर सेल डिवाइड कर रहे हैं। तो दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरिया और रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स। जो सीड्स है उन्हें फटाफट जर्मिनेट करना है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें बड़ा बड़ा ग्रो होना होता है जल्दी जल्दी, तो वो ज्यादा खाना खाते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होता है। फिर धीरे धीरे जब ओल्ड होते चले जाते हैं तो हमारा खाने का टेंडेंसी फिर कम हो जाती है। तो ऐसे ही जो प्लांट्स हैं उनमें जो सीड्स हैं, वो सीड्स तब ग्रो करते हैं जब वो फटाफट डिवाइड करते हैं। तो वो डिवाइड करने में कौन मदद करेगा, साइटोकाइनिन। तो इसके अगर फंक्शंस की बात की जाए बच्चों, तो इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। इसका पहला फंक्शन है, इट प्रमोट द सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। अच्छा, इलोंगेशन कौन कौन कर रहा है, ऑक्सिन भी कर रहा है, गिबरेलिन भी कर रहा है और साइटोकाइनिन भी कर रहा है। तीनों ग्रोथ प्रोमोटर है तो तीनों करेंगे। तो एक फंक्शन तो कॉमन हो गया भाई, सेल डिवाइड करना है और इलोंगेशन। लेकिन सबसे ज्यादा सेल डिवाइड करने में मदद कौन करेगा, साइटोकाइनिन। टिप के सेल डिवाइड करने में मदद कौन करेगा, ऑक्सिन। और लेटरल सेल्स को डिवाइड करने में कौन मदद करेगा, गिबरेलिन। और साइटोकाइनिन तो सभी के कर ही रहा है ना। इट सप्रेस एपिकल डोमिनेंस। और ये क्या कहता है, नहीं खाली टिप की बात नहीं करेंगे। ऑक्सिन क्या कहता था, मैं खाली टिप की बात करूंगा, ये कहता है नहीं, जहां भी सेल्स है मैं तो सबको ग्रो करवाऊंगा, मैं सबका साथ सबका विकास चाहता हूं। फिर इसके बाद क्या आता है, क्योंकि सबको ग्रो कराएगा तो थिकनेस भी बढ़ेगी, खाली लेंथ नहीं बढ़ेगी, विड्थ भी बढ़ेगी प्लांट की। तो इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ थिकनेस, ठीक है। और उसके बाद प्रोड्यूस
या ये प्रमोट करता है किसका? प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? देखिए फीमेल्स को क्या कहा गया है हमारे धर्म के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर, हमने अर्थ को भी माता कहते हैं, नदियों को भी माता कहते हैं। जैसे आया था ना एक गाना, भारत देश है वो देश जहां पे नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं, ऐसे समथिंग था कुछ, जब जीरो दिया मेरे भारत ने वाला गाना था। तो हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि द फीमेल्स आर नोन टू गिव बर्थ, दे गिव लाइफ, वो लाइफ को देते हैं। जननी होती है, माँ जननी होती है ना, या जननी माता होती है। तो हम यहां पर भी क्या कर रहे हैं, जो साइटोकाइनिन है यहां पर नेचुरली ये पाया गया, ये कोई हाइपोथेटिकल या माइथोलॉजिकल बात नहीं है, नेचुरली ये पाया गया कि ये फीमेल फ्लावर्स को ज्यादा प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि जब फीमेल फ्लावर्स बनेंगे, फीमेल ज्यादा होंगे, तो रिप्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ेगी, नए नए प्लांट्स बनने के चांसेस बढ़ेंगे, और जिस जगह पर फीमेल पार्ट कम होगा, यानी कि फीमेल ग्रेडेशन कम होगा, वहां पॉपुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इंडिया में एक प्रॉब्लम पॉल्यूशन है, एक प्रॉब्लम पॉपुलेशन है, और एक प्रॉब्लम मेल फीमेल रेशो भी है ना। आपने सुना होगा, अपने जीके में या इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी के अंदर, कि द इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड मेल फीमेल रेशो। यहाँ मेल का रेशो ज्यादा है फीमेल से, तो ये भी गलत है। जबकि होना क्या चाहिए हकीकत में, फीमेल का रेशो ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम बराबर तो होना चाहिए, है ना। ऐसे ही नेचर ने अपना काम सही करके भेजा था। नेचर ने कहा था भाई साइटोकाइनिन्स को आपको फीमेल फ्लावर ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं, तो ऐसे प्लांट जल्दी ग्रो करेंगे। इट आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी एंड बर्ड डोरमेंसी। कभी कभी जो बर्ड्स होती हैं वो भी ग्रो नहीं कर पाती, तो उनको भी ग्रो कराने में कौन मदद करता है? साइटोकाइनिन। तो बच्चों ऑक्सिन, गिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों के तीनों क्या हुए? ये तीनों के तीनों ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स हुए। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा कभी दुनिया में हो नहीं सकता कि कोई चीज हमेशा ग्रो करती रहे, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, सब चीजें नश्वर हैं। नश्वर का मतलब क्या है? दे आर गोइंग टू डाई समडे। और अगर उनकी ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाएगी तो फिर दुनिया का सारा खाना खत्म हो जाएगा। सोचो, मैंने आपको बताया था ना कि लिविंग बींग्स अगर मरे नहीं, सिर्फ पैदा ही पैदा होते रहे, बचते रहे, जिंदा ही जिंदा रहे, तो रहने की जगह नहीं मिलेगी, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, है ना। रोटी कपड़ा मकान सबका प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी इतना प्रॉब्लम है तो फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। तो ग्रोथ को इनहिबिट करना भी बहुत जरूरी है। अब उसमें दो चीजें आती हैं। इनहिबिट करना सिर्फ इसलिए जरूरी है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, या और भी कोई कारण है? और भी बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके घर में खाना आज नहीं बना, आपके मम्मी पापा घर पे नहीं थे, आपको खाना नहीं बना, तो आप क्या करोगे? सोचो। सर हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्डर फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे आउटलेट्स खुले हुए फूड के, तो वहां से मंगा लेंगे। प्लांट्स के घर में खाना ना बने तो, प्लांट्स के घर में पानी खत्म हो जाए, चाय के लिए दूध खत्म हो जाए, या आटा खत्म हो जाए, और उनको इमरजेंसी में खाना खाना हो, तो वो बेचारे कहाँ ऑर्डर करेंगे? सर क्या उनके साथ ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया मतलब ड्रॉट, यानी कि पानी की कमी हो गई। अब प्लांट को तो ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, अब वो ऑर्डर तो कर नहीं सकता, या वो किसी शॉप पे जाके ये तो कहेगा नहीं कि भाई 2 बिस्लरी की बोतल दे दो, है ना, या 2 मिनरल वाटर दे दो, या एक पूरा का पूरा मिनरल वाटर का जार दे दो। पॉसिबल नहीं है, उनका मूवमेंट नहीं है, बोलेंगे कैसे? और सारे प्लांट हम तो ग्रो करवा नहीं रहे, जंगल में भी बहुत सारे प्लांट ग्रो होते हैं जो अपने आप होते हैं, तो उनके साथ पानी की कमी हो जाए तो क्या करेंगे? अच्छा चलो मान लो आपके पास फूड की कमी हो गई, एंड भगवान ना करे ऑनलाइन आउटलेट्स भी नहीं खुले हुए हैं, आप ऑर्डर भी नहीं कर सकते, अब आप क्या करोगे? आपके पास एक ही चारा, आप भूखे रहोगे। अब भगवान ना करे ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, आप 1 दिन भूखे रह लिए, 2 दिन भूखे रह लिए, तो उस समय आपको एनर्जी कहां से मिल रही होगी? ऑफकोर्स स्टोर फूड से मिल रही होगी। लेकिन तीसरा दिन आ गया, चौथा दिन आ गया, 5वां दिन आ गया, आप जैसे वो देखते हो ना, एक डिस्कवरी पे प्रोग्राम आया करता था, मैन वर्सेस वाइल्ड, वहां पे कोई वो बेर करके कोई बंदा था, वो कहीं अलग अलग जगहों पे जाता था, खाना ढूंढता था। या तो आप इतने होशियार हो, भाई आम आदमी तो ऐसा हो नहीं सकता कि सांप खा गया, मेंढक खा गया, ये सब हमारे बस की तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ऑफकोर्स भूखा रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। तो फिर आपके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? अब आपकी बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो अपने आपको सबसे पहले सेक्रीफाइस करेगा? ब्रेन मत कह देना बस गलती से, हार्ट भी मत कह देना, लीवर भी मत कह देना, किडनी भी मत कह देना। आप सोच रहे होंगे सर जब सारे ऑर्गन सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं तो फिर क्या करें? ये वो ऑर्गन है जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। सबसे पहले सेक्रीफाइस होगा किसका? टिश्यूज का। कौन सी टिश्यूज का? मस्कुलर टिश्यू का। आप पतले हो जाओगे, खाना नहीं खाओगे तो पतले हो जाओगे ना, डाइटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर टिश्यूज ने अपने आप को सेक्रीफाइस करा, अपने आप को मार दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे खाना मत दो, जो स्टोर फूड है वो हार्ट को दो, वो किडनी को दो, वो लीवर को दो। जैसे हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं कई बार, है ना, क्योंकि उनके लिए आप इंपॉर्टेंट है।
ऐसी हमारी बॉडी के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? हार्ट, किडनी, लीवर, और जिनके पास है उनका ब्रेन, सबके पास है, डोंट वरी, है ना? तो ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको खाना पहले चाहिए। तो अगर आप भूख हड़ताल पे हैं, यानी कि आप हंगर स्ट्राइक पे हैं, या आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी में जो सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा कि आपके मसल सेल्स, आपका फैट खत्म होना शुरू हो जाएगा। बाद में कहीं जाकर बारी आएगी हार्ट, ब्रेन वगैरह की। ऐसे ही प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों? प्लांट्स का जो पहला हार्मोन है जो उसकी ग्रोथ को रोकता है वो है एब्सिसिक एसिड। इसको ऑटम हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये पतझड़ लेकर आता है। पतझड़ मतलब जिसमें पत्तियां झड़ती हैं, या ये क्या करता है? विल्टिंग करता है, प्लांट को मुरझा देता है। देखो ये होता क्यों है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? लीव्स करती हैं। लीव्स ग्रीन होती हैं तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए सामान भी तो ज्यादा चाहिए, खाना ज्यादा बन रहा है तो रॉ मटेरियल भी तो ज्यादा चाहिए, जैसे कि CO2 ज्यादा चाहिए। अच्छा चलिए, CO2 तो एनवायरमेंट से सर मिल ही जाती है, लेकिन जो दूसरी चीज चाहिए और वो क्या है? वाटर। वो हर बार नहीं मिलता, वो सूखा पड़ने पर नहीं मिलता। अब प्लांट पे वाटर तो है नहीं, वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहा, और जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा तो क्या होगा? वो धीरे धीरे मर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मरने से पहले वो सबसे पहले क्या चीज खत्म करेगा अपनी? वो अपनी लीव्स को खत्म करेगा। अगर प्लांट की रूट जिंदा है, जड़ें मजबूत हैं, जड़ें जिंदा हैं, तो प्लांट बचा रहेगा। और ये हम माइथोलॉजिकली या ये हम ओल्ड सेइंग्स में भी बोलते हैं, कहावतों में भी बोलते हैं कि जो अपनी जड़ों को मजबूत रखता है वो हमेशा ग्रो करता है, चाहे वो इंसान का कल्चर हो या वो कोई प्लांट भी क्यों ना हो। तो अगर आप अपने संस्कारों के साथ, अपनी जड़ों के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, प्रिंसिपल मतलब स्कूल प्रिंसिपल भी, और प्रिंसिपल मतलब आपके जो नियम हैं, आपके जो घर में संस्कार आपको दिए गए हैं, आपको जो कल्चर आपको सिखाया गया है, उसके साथ स्टिक रहोगे, अपने रूट्स के साथ स्टिक रहोगे, तो आप हमेशा ग्रो करोगे। मुझे इसलिए ये हार्मोन बहुत अच्छा लगता है। लोगों को लगता है ये तो इनहिबिटर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। खैर, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये वाला जो हार्मोन है ये क्या कर रहा है? ये प्लांट्स की लीव्स को कह रहा है तुम गिर जाओ, तुम खत्म हो जाओ। उससे क्या होगा सर? जब लीव्स खत्म हो जाएंगी तो उनका खाना बच जाएगा ना, यानी कि प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीके से इसने क्या करा? इसने सेक्रीफाइस करवाया लीव्स का, और उसकी वजह से पूरे प्लांट को बचा लिया, क्योंकि रूट को बचाना जरूरी था। आई बात समझ में? तो रूट्स को बचाना बहुत जरूरी था। इसी वजह से उसने क्या करा? उसने कुछ ऐसी चीजें इंड्यूस करी, कुछ ऐसा फिनोमिना इंड्यूस करा जिससे लीव्स झड़ना शुरू हो गई। तो पतझड़ में लीव्स इसलिए झड़ती है क्योंकि पानी की कमी होती है। और इसीलिए जब आप गर्मियों में देखते हो दोपहर के टाइम जो हमारा प्लांट है वो विल्ट कर जाता है, मुरझा जाता है, वो सबसे पहले अपनी लीव्स को खत्म करने की कोशिश करता है। और जब लीव्स खत्म होती हैं तभी प्लांट क्या करता है? तभी प्लांट ऐसी कंडीशन से बच पाता है। कैसी कंडीशन? स्ट्रेस कंडीशन। पानी की कमी हो गई, हो सकता है हीट ज्यादा हो गई, तो ये स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं। सो दैट्स व्हाई दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन और डोर्मेन। और ये हार्मोन क्या करता है? ये ग्रोथ से बचाता है, लेकिन फिर भी जिंदा रखने में मदद करता है। तो कई बार लगता है एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स आता है दिमाग में कि यार इनहिबिटर कैसे जिंदा रखने में मदद करेगा? वो तो इनहिबिट कर रहा है, लेकिन वो सच में ये काम करता है, समझे? ऐसे ही अब इसके फंक्शंस की बात करें तो इट इनहिबिट द ग्रोथ, इट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या था? पानी का बाहर निकलना। अब पानी पहले से ही बहुत कम है तो पानी का बाहर निकलना और दिक्कत हो जाएगी, तो ये कहता है नो ट्रांसपिरेशन, पानी बाहर नहीं जाएगा। और इट कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये साथ साथ क्या करता है? लीव्स की विल्टिंग में भी मदद करता है, यानी कि उन्हें मुरझाने में रखता है। मुरझा गई, पानी की जरूरत कम हो गई, चुपचाप घर में बैठो। जैसे हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग में क्या कहते हैं? चुपचाप घर में बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, ज्यादा भागिए मत। क्यों? एनर्जी वेस्ट होगी, है ना? तो चुपचाप बैठाने में मदद करता है। आई होप आपको एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर हार्मोन का फंक्शन समझ में आया होगा। बच्चों, इसके बाद अगला हार्मोन आता है हमारे पास, कौन सा? इथाइलिन हार्मोन। ये इकलौता ओनली गैसियस हार्मोन है जो प्लांट्स में मिलता है, और ये वही हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को तो रोक ही रहा है, लेकिन आपके फलों को मीठा भी बना रहा है। सबर का फल मीठा होता है ना? कई बार इथाइलिन गैस का फल भी मीठा हो जाता है। कैसे? ये हार्मोन जब निकलता है तो ये फ्रूट्स को राइपनिंग करने में मदद करता है, चाहे फिर वो बनाना हो जो बिल्कुल पिलपिला सा कहते हैं ना, हो गया पल्प, उसका लिक्विड ही हो गया, चाहे फिर वो टोमेटोज हो या कोई और फ्रूट हो, उनके कलर में चेंज आ गया। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये रेड कलर का है तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से राइप है, जो ग्रीन कलर का है ये राइप नहीं है। अभी इस ग्रीन कलर वाले में क्या होगा? इसमें से इथाइलिन गैस निकलनी शुरू होगी, धीरे धीरे सा कलर थोड़ा सा येलोइश आएगा, फिर धीरे धीरे और येलोइश आएगा, और लास्ट में आते आते कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो जब ये रेड हो रहा है तो इसका मतलब ये अच्छे से राइप कर गया। कभी कभी इसमें एक ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है, वो क्या आती है कि भैया ऐसे बनाना बेचारा हमारा ये वाला है,
इसमें गैस ज्यादा निकल गई तो इसकी हालत ऐसी भी हो जाएगी। गल गया, हम जिसे कहते हैं ना फ्रूट गला हुआ है, गला हुआ मतलब क्या, उसमें इथाइलिन गैस कुछ ज्यादा ही निकल गई, कुछ ज्यादा ही राइप कर गया, है ना, वो भी नहीं होना चाहिए। बट ये काम क्या करता है, ये फ्रूट्स को राइपनिंग में मदद करता है। तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है इसका, इट प्रमोट फ्रूट ग्रोथ एंड राइपनिंग एंड आल्सो कोज एजिंग। एजिंग मतलब प्लांट को बूढ़ा भी यही करता है। बूढ़ा करना मतलब उसकी पत्तियां झड़ जाएंगी, फ्रूट भी निकल जाएंगे, फ्रूट नीचे गिर जाएंगे, जैसे पिलपिला हो गया ना फ्रूट, नीचे गिर जाएंगे, सीड्स जमीन पे गिर जाएंगे। अच्छा, अब सीड्स जमीन पे गिर गए, फ्रूट जमीन पे गिर गया, तो उससे नए प्लांट उगेंगे। तो ये क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाने में मदद कर रहा है एक तरीके से। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देके जाते हैं, तभी आगे हमारे जो फैमिलीज हैं वो आगे बढ़ती हैं। तो एक तरीके से ये भी यही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये फ्रूट को राइप कर रहा है, जिससे आगे नए फ्रूट्स, नए प्लांट्स बन सके। तो बच्चों, हमने पढ़े 5 हार्मोन, ऑक्सिन, गिबरेलिन्स, cytokinins, then abscisic acid, and then ethylene. Auxin is a group of hormone. Ghrelin is also a group of hormone. Cytokinin is also a group of hormone which help in promotion of growth. While abscisic acid and ethylene helps in inhibitor, and they only not inhibit the growth but also help in surviving the stress condition. तो ये बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि ये जरूरी नहीं है। ये हो गए बच्चों प्लांट्स हार्मोन्स। और इस तरीके से प्लांट अपनी बॉडी को अपने हार्मोन्स की मदद से क्या करता है, वो कंट्रोल करता है और अपने फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अब बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे प्लांट मूवमेंट्स के